अस्सलाम वालेकुम। शहर वहशत एपिसोड 3। मदद अली हर सुबह को जागते तो यही सोचते कि सुबह होगी और ये सुनहरा ख्वाब टूट जाएगा। वही बेबसी और बेकसी के मामलात होंगे। खाने को है तो पहनने को नहीं, पहनने को है तो खाने को नहीं। लेकिन हर सुबह उनका दिल खुशियों से मामूर हो जाता। 500 रुपये तकिए के नीचे से निकल आते। 2 मियाँ बीवी मामूली से अखराजात। एक दिन के 500 रुपये हफ्ते भर चल जाते। नेमत अली भी घर पर नहीं था। अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी काफ़ी रकम बचती। आसिया बेगम कहती, मदद अली, अल्लाह ने इतना इल्म दिया था तो सारी ज़िंदगी क्यों तरसाते रहे। देखो आसिया, मैंने कोशिश की है कि ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलूं। इन पैसों के हसूल में मेरा कोई कसूर नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे को कौन सा इल्म मिल गया जिसकी वजह से ये दिन फिरे हैं। मदद अली तो पूरे मोहल्ले की आबरू बन गई। जिसे देखो झाड़ फूंक कराने आ रहा है। घर की शक्ल ही बदल दी थी पड़ोसियों ने। खुद पूरे घर में रंग किया था। बाहर फूलों के गमले सजा रहे थे। उनके लिए इससे ज्यादा फख्र की बात और कोई नहीं थी कि इतना बड़ा आलिम उनका पड़ोसी है। एक दिन सुबह को उठे तो घर के बाहर कुछ चहल पहल महसूस हुई। बाहर निकल कर देखा तो बहुत से नमाजी जमात थे जो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके दरमियान दरवाजे के ऐन सामने रमजानी धरना दिए बैठा था। पास ही उसकी बीवी एक चादर में लिपटी बैठी थी और उसके साथ 3 बच्चे। मदद अली हैरानी से मुंह खोले उन्हें देखते रहे, फिर आगे बढ़कर बोले, खैर तो है रमजानी भाई। बस मदद अली भाई, जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने आया हूँ, रमजानी ने कहा और मुंह ढककर सिसकियां लेने लगा। अरे क्या हो गया, हमें मुआफ कर दें मदद अली भाई, कसूर रमजानी का था, भूखी मैं और मेरे बच्चे मर रहे हैं। रमजानी की बीवी ने कहा। बाखुदा मैं कुछ समझा नहीं, मदद अली ने कहा। इसने आप पर झूठा इल्जाम लगाया, तबाह हो गया, चूहे सब कुछ खा गए, अब फाके कर रहा है, आपके दर आ पड़ा है। कहता है या तो मदद अली उसे मुआफ कर दें या वो और उसके बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। अल्लाह न करे, हमने तो इसे मुआफ कर दिया। मदद अली ने घबरा कर कहा, नहीं मुआफ किया और करना भी नहीं चाहिए। इतने बड़े अल्लाह वाले पर मैंने इल्जाम लगाया, मुआफ कर दो मुर्शद, कसूर मेरा नहीं था, मुझे नियाज अली ने बहका दिया। मिल गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा ससुरे की, ससुराल तो तलाश कर आया हूँ, छुप गया है कहीं, रमजानी ने रोते हुए कहा। बात खत्म हो गई रमजानी, तुम भी दिमाग से निकाल दो। कैसे निकाल दो मुर्शद, सारी जिंदगी ऐश कराया है बच्चों को, अब पाई पाई को मोहताज हूँ। कैसी अच्छी चलती थी दुकान, अब तो वहां खाक भी नहीं उड़ती। अल्लाह बेहतर करेगा, 1 मिनट रुको, हम अभी आए। अंदर आकर मदद अली ने वो रकम निकाली जो इस दौरान उनके पास बच गई थी। बाहर आकर उन्होंने वो रकम रमजानी को देकर कहा, लो इससे थोड़ा बहुत सामान ले आओ, बिस्मिल्लाह करके काम शुरू कर दो, अल्लाह बरकत देगा। हर तरफ से दादो तहसीन के डंके बजने लगे। रमजानी ने मदद अली के पांव पकड़े, बहरहाल वो अपने घर चला गया और उसने उसी दिन थोड़ा सा सामान लाकर दोबारा दुकान सजाई। मदद अली की शोहरत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। दूसरी तरफ नेमत अली ने खैरुद्दीन खैरी की मैयत में अपनी दुनिया आबाद कर ली और कोई काम ना होता तो वो कब्रिस्तान जाकर मुर्दों की दास्तानें सुना करते। एक दिन खैरुद्दीन ने कहा, नेमत अली, मैं कुछ दिन के लिए तुमसे दूर रहूंगा, इन दिनों में मुझे आवाज ना देना। मौत के बाद कुछ ऐसे राज होते हैं जो जिंदा इंसानों को नहीं दिए जा सकते। तुम जिंदा हो इसलिए मैं इस वक्त की मसरूफियत तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है मामू, नेमत अली ने कहा। घर में नेमत अली की अब बेपनाह इज्जत थी। बाहर के लोगों को तो असलियत मालूम नहीं थी, लेकिन मदद अली और आसिया बेगम जानते थे कि नेमत अली अब उसके लिए नेमत खुदाबंदी है। अलबत्ता नेमत अली का दिल अब पुरस्कार वाक़यात और कब्रिस्तान में ही लगता था। उस दिन भी वो एक दूसरे कब्रिस्तान में निकल गया कि उसने एक कब्र पर एक शख्स को बैठे देखा। आप वहां अकेले बैठे हुए हैं, इधर आ जाइए, बातें करेंगे, कब्र पर बैठे शख्स ने कहा। नेमत अली हैरत और खुशी से अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंचा। बैठिए, उसने सामने वाली कब्र की तरफ इशारा करके कहा। दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? जवाब में उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्यों नहीं भला, आपको देखने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है मुझे तो रूहें एक दूसरे को देख सकती हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मतलब? कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि रूहें तो हर चीज को देख सकती हैं। ये तो जिंदा इंसानों का मामला है कि उनकी आंखें ये काम नहीं कर सकती। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मर चुके हो? उसके चेहरे पर एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, आपका क्या ख्याल है? ओह, तो ये बात है, नेमत अली ने कहा। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे ही। नेमत अली ने आगे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और बोला, मगर दोस्त, तुम क्यों इस तरह वीरान से बैठे हो? क्या तुम भी किसी उलझन का शिकार हो?
کیا تمہارے دل میں بھی کوئی افسردگی ہے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور بولا، جناب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سنگو آہن بے نیاز غم نہیں، ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم نہ تو سنگ ہے نہ آہن، پھر بھلا ہمارا دل غموں سے خالی کیوں ہوگا؟ بڑی دکھ بری باتیں کی ہیں تم نے دوست، مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ کیا حرج ہے، زندگی تو کسی طرح کٹ ہی جاتی ہے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ موت کے بعد بھی کسی غم گسار کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، نعمت علی نے کہا، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، موت ایک بھیانک تصور ہے، کون مرنا چاہتا ہے؟ کسی 100 سالہ بوڑھے کو موت کی پیشکش کر دو، وہ آخری کوشش کرے گا کہ زندگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، حالانکہ اس کی ساری زندگی کی خواہشات پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، جیسے گزرے ہوئے واقعات کو اکٹھا کر رہا ہو۔ نعمت علی خاموشی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، کیا آپ یقین کریں گے کہ جس وقت مجھے سزائے موت سنائی گئی، میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس اسٹیج تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خود زندہ نہیں رہتا، وہی مقصد روح کہلاتا ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو زندگی موت کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ مٹی سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھائے پھریں، ورنہ جب مقصد پورا ہو گیا تو زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ اور میں خوش نصیب انسان ہوں، جو میرا مقصد تھا میں اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رائے نوبت پال کے 6 جوان بیٹے، اس کی بیوی، ایک بیٹی، داماد، پورے 10 آدمی تھے، اور میں نے ان 10 کے 10 کو انہی کے گھر میں بند کر کے جلا دیا۔ ہاں، میں نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ باپ اپنے کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے اس کے سینے سے ابلتا ہوا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملا تھا اور پوری بستی کے سامنے کہا تھا، بستی والوں سن لو، تم نے دیکھا نوبت پال نے میرے بوڑھے باپ کو کس طرح قتل کیا۔ خدا کی قسم، حکومت نوبت پال کو اس سلسلے میں کوئی سزا دے یا نہ دے، میں اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ میں نوبت پال کی نسل کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ سنو بستی والو، میں جا رہا ہوں، تم میں سے کسی کی ضرورت ہو تو میرے باپ کو کفن پہنا دینا، نہیں تو اس کی لاش کی تقدیر میں جو بھی ہے، میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے۔ اور پھر برسات کی ایک رات، جب 3 دن بارش لگاتار برسنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکی، تو بستی والوں نے دیکھا کہ رائے نوبت کی حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی دردناک چیخیں رات کے سناٹے میں دور دور تک گونج رہی تھیں، اور جب بستی کے ہمدرد لوگ حویلی کی طرف دوڑے تو سنسناتی گولیوں نے ان کا استقبال کیا، اور رات کے سناٹے میں گونجنے والی آواز میری ہی تھی۔ بستی والو، میں جہانگیر خان تم سے مخاطب ہوں، بابر خان کا بیٹا، جس کی لاش تمہارے حوالے کر گیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں، میرے نزدیک مت آؤ، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو نقصان پہنچے۔ ہاں، اگر تم نوبت پال سے وفاداری کا اظہار کرنا ہی چاہتے ہو تو رات گزر جانے دو، ان جسموں کو خاکستر ہو جانے دو، صبح کو ان جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ میں بھی تمہیں ملوں گا۔ اور وہی ہوا جو میں نے کہا۔ میں نے انتہائی پرامن انداز میں خود کو بستی والوں کے سپرد کر دیا، اور بستی والوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بات وہی ہوئی نا، یعنی مقصد۔ باپ کی موت کے بعد میں نے قسم کھائی تھی، اور قسم کھاتے ہوئے مجھے پورا احساس تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ نوبت پال نے صرف میرے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے، کیونکہ اب میں زندہ نہ تھا، صرف ایک مقصد زندہ تھا، اور جب وہ پورا ہو جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف مٹی کا ڈھیر۔ تو پولیس والوں نے جو سلوک اس مٹی کے ڈھیر کے ساتھ کیا وہ نہ مجھے یاد ہے اور نہ ہی میں یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر بھی حیران تھے کہ کس سر پھرے سے پالا پڑ گیا ہے۔ بستی والوں کی بھلا کیا مجال تھی کہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے؟ حکومت نے ہی میرے لیے وکیل صفائی مقرر کر دیا، اور وہ بیچارہ بھی مجھ سے عاجز آ گیا، کیونکہ جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں اس کا الٹ ہی کرتا۔ سو نہایت آسانی سے میں نے اپنے لیے سزائے موت کی راہ ہموار کر لی، اور مجھے موت کی سزا سنا دی گئی۔ یہ چند روز عجیب و غریب احساسات کے روز تھے، نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آتے۔ لوگ کہتے کہ موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ آج سے 4 دن بعد 6:15 بجے مجھے سزائے موت دے دی جائے گی۔ کیسی مزے کی بات ہے، مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، لیکن صاحب کیا کہا جا سکتا ہے، روایتوں کا قیام کوئی معنی ضرور رکھتا ہے، اور بعض انسان جو خود کو بہت زیادہ ذہین سمجھنے لگتے ہیں بری طرح چوٹ کھاتا ہے۔ سو یہی میرے ساتھ ہوا۔ غالباً میری موت میں صرف 18 گھنٹے باقی رہ گئے۔ مجھے ایک ایسی کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ تنگ و تاریک کوٹری، موت کے انتظار کا کوئی مونس نہیں ہوتا، ایک قبر کی مانند، اور میں خود ہی منکر تھا اور خود نکیر، اپنا حساب آپ لے رہا تھا۔ زندگی میں کیا کھویا کیا پایا ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا اور کس کے ساتھ نیکی،
नेकी और बदी का फैसला होने में अब कितनी देर बाकी रह गई है। जिसका जो काम है वो करेगा, मैं किसी के मामलात में टांग क्यों अड़ाऊं। तो सिर्फ 18 घंटे बाकी रह गए थे। मुझे यकीन था कि अब तंगोतारी कोठरी में कोई इंसानी आवाज सुनाई नहीं देगी। गोया ये कब्र है जो जिंदगी में अता कर दी गई। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था, जबकि नींद आंखों में भर आती है। ख्वाहिश के बाद मौत ही क्यों ना नसीब हो जाए। मुझे हल्की सी चाप महसूस हुई। शायद कोठरी का दरवाजा खुला था। फिर रोशनी की एक रिमक अंदर आई और अचानक कोई धड़ाम से मेरे ऊपर आ गिरा। मैं बौखला कर उठ गया और टटोल कर उसे देखने लगा। इतना तो मैं समझ गया कि कोई इंसानी जिस्म है। उसने भी मुझे महसूस कर लिया और उसके हाथ मेरे बदन को टटोलने लगे। फिर एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी, कौन हो भाई और इस कोठरी में क्यों हो? पिकनिक पर आया हूं, मैंने मस्करेपन से कहा। और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शायद वो सोचने लगा था कि फांसी की कोठरी में ये कौन बेजिगर है जो इस मज़ाहिया अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है। फिर जब हैरत का दौर खत्म हुआ तो उसने मुझसे पूछा, नौजवान हो और तुम शायद बूढ़े मालूम होते हो। यही बात है बड़े मियाँ, ये फांसी की कोठरी है, क्या ये बात भी तुम्हें मालूम है? हाँ, मैं भी सजाए मौत पाने वाला हूँ, भारी आवाज ने जवाब दिया। मेरे बारे में क्या पूछा था तुमने? आवाज से जवान मालूम होते हो, बूढ़े ने पूछा। हाँ बड़े मियाँ, मेरी जवानी के 18 घंटे बाकी हैं, पूरे 18 घंटे, और उसके बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा। अब बताओ, क्या मैं पैदा हो गया? क्या मैं जवान हूँ? बूढ़ा हो चुका हूँ या मर चुका हूँ? क्या तुम 18 घंटे की जिंदगी को कोई हैसियत दे सकते हो? हाँ कहोगे तो मैं तुम्हें अहमक समझूंगा। चंद साथ खामोशी तारी रही। फिर बूढ़े की आवाज उभरी, क्या मौत के खौफ ने तुम्हारा जहन माउफ कर दिया है? और मेरे जहन में चिंगारियां सी भर गईं। मैंने बूढ़े का गिरेबान पकड़ लिया। क्या बकवास करते हो? मौत क्या है? खौफ ऐसा होता है, मैं लाश हूं, लाश। खौफ किसी जिंदा इंसान के सीने में बेदार तो हो सकता है, लेकिन तुम लाश का दिल कहां से लाओगे? अपने अल्फाज वापस लो, वरना तुम्हें मौत से पहले खत्म कर दूंगा। पूरे 10 इंसानों को कत्ल किया है मैंने। और बूढ़े की हंसी बेहद ठंडी थी। मेरा गिरेबान छोड़ो नौजवान, दिलचस्प इंसान मालूम होते हो। जिंदगी ने कोई मजाक किया है तुम्हारे साथ? कहानी सुनना चाहते हो? मैं दास्तान गो नहीं हूँ। मैंने उसका गिरेबान छोड़ दिया। कहानी गुजरी हुई दास्तान को कहते हैं, और जो गुजर जाए वो काबिल जिक्र नहीं होता। मैं मुस्तकबिल की बातें करना पसंद करता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? ये लोग मुझे मौत देने वाले हैं। तुम सजाए मौत के कैदी हो? मैंने खुश होकर कहा। हाँ। कितने मारे थे? क्यों मारे थे? तुम मुझसे वही बात पूछ रहे हो जिस पर तुम खुद बौखला गए थे। बात दुरुस्त है, मैंने इतराफ किया। लेकिन बड़े मियाँ, मौत का कोई खौफ तो नहीं है, मरने का रंज तो नहीं है। और फिर बूढ़े ने हल्का सा कहकहा लगाया, मौत मुझे पेश की गई है, मैंने उसे कबूल नहीं किया। क्या मतलब? अरे मैं जिंदा इंसान हूँ, मौत नहीं चाहता। और तुम सुन लो, मरूंगा नहीं। भला कैसे मुमकिन है कि एक शख्स मरना ना चाहता हो और उसे मौत दे दी जाए? हम कुदरत की दी हुई मौत को नहीं टाल सकते, लेकिन इंसानों की क्या मजाल है कि वो किसी को मार सकें। बिजली की कुर्सी पूरे बदन में करंट दौड़ा देती है और इंसान इस कदर लज्जत महसूस करता है कि फिर कभी आंख नहीं खोलता। मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, कहना ये चाहते हो कि हमारे लिए सजाए मौत तजवीज करने वाले हमें किसी तरह ना जीने देंगे? हाँ, मेरा यही मकसद है। तो तुम बुज़दिल हो, बूढ़े ने हकारत से कहा। मुझे देखो, उन्होंने मुझे सजाए मौत दे दी है, लेकिन मैंने उसे दिल से कबूल नहीं किया और मैं कबूल करूंगा भी नहीं। अब से कुछ देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत खूब, मैंने तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा। चलोगे मेरे साथ? नहीं, लेकिन देखूंगा कि तुम किस तरह बाहर जाते हो। जिंदगी की आरजू नहीं है? नहीं। फिर तुम्हारी बुज़दिली इंतहा को पहुंची हुई है। अहमक नौजवान, मुझे देख, मैं बूढ़ा हूँ, माजूर हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तू इतनी छोटी सी उम्र में क्यों मरना चाहता है? मेरी एक मंतक है, मैं मकसद को जिंदगी समझता हूँ, और जब पूरा हो जाए तो जिंदगी बेमकसद हो जाती है। तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? हाँ। लेकिन नौजवान, तुमने इतनी तवील जिंदगी को सिर्फ एक मकसद के काबिल क्यों समझा? ये तो खुशबख्ती है कि इंसान को कुछ मकसद हासिल हो जाए। तुम्हारे नजरिए के मुताबिक अगर तुम जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर चुके हो और अपनी दानिस्त में जिंदगी खत्म कर चुके हो, तो फिर इन बकिया सांसों को किसी और मसरफ में क्यों नहीं लगा देते? तुम्हें क्या मालूम, जिस जिंदगी को तुम इस बेदर्दी से खत्म करने पर तुले हुए हो, मुमकिन है वो जिंदगी किसी की जरूरत हो। बूढ़े के अल्फाज ने ना जाने क्यों मेरे जहन में हलचल पैदा कर दी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वाकई मेरी सोच गलत हो, लेकिन बड़े मियाँ भी पागल ही मालूम हो रहे थे। जिंदगी चंद घंटों की रह गई थी और वो निकल जाने की बातें कर रहे थे। मैं खामोशी से उनके बारे में सोचता रहा, वो भी खामोश कुछ सोच रहे थे। फिर बोले, मेरे ख्याल में तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर रहे हो। तुमने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया है।
मैंने परेशान लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी की राह पर ले जाना चाहता हूँ। तुम ना जाने क्यों मौत की वादियों में गुम हो जाना चाहते हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जिंदगी और मौत मेरे लिए क्यों यकसा है, गौर करो। इस दुनिया में अरबों इंसान हैं। जिंदगी के एक एक हिस्से पर लाखों जानदार हैं। उनमें रिश्ते नाते हैं, मोहब्बतें हैं, अपनाइयत है। मैं नहीं कहता कि दुनिया में मेरे जैसे ना होंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्हें मेरे मानिंद जीने की खुशी ना होगी। मेरी जिंदगी से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं मर जाऊंगा तो कोई आंसू नहीं बहाएगा। ऐसे बेमकसद इंसान को क्यों जीना चाहिए, मरना भी नहीं चाहिए। तुम अपने लिए क्यों जीते हो? मैंने कहा ना, तुम्हारी जिंदगी अगर किसी के काम आ जाए तो ये कितनी खुशी की बात है। क्यों आ जाए? जब कोई मुझसे हमदर्दी नहीं रखता, सारी दुनिया मेरे लिए अजनबी है, तो मैं उन अजनबियों से मोहब्बत क्यों करूं? क्यों किसी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूं? उनसे इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि खुद को फना कर दिया जाए। तब बूढ़े का हाथ मेरे हाथ में आ गया। उसके अंदाज में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अपनाइयत थी। टूटे हुए मालूम होते हो। बड़ी तोड़फोड़ हुई है तुम्हारी शख्सियत में। ना जाने कौन संग दिल था जिसने तुम्हें जिंदगी से इतनी दूर धकेल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। यूं समझो कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूं और अपने लिए तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं। लेकिन मेरे बुजुर्ग, हम दोनों सजाए मौत के मुजरिम हैं, जेल की कोठरी में हैं, और तुम इस तरह बातें कर रहे हो जैसे अपनी कोठी के ड्राइंग रूम में बैठे हो। यहाँ से निकलोगे किस तरह? बहुत आसानी से। बात यह है कि मैं अभी जिंदगी चाहता हूँ। मैंने मौत नहीं कबूल की, और जो मौत कबूल नहीं करते वो मौत से जंग करना भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं मौत से जिंदगी के लिए जंग करूंगा। अगर इस जिद्दोजहद में मारा गया तो समझ लूंगा इस जंग में शिकस्त हो गई। मुमकिन है जिंदगी कामयाब हो जाए। अगर मुझे मेरी जिंदगी का कोई मसरफ बता दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसरफ है, और ऐसा है कि तुम्हें उससे दिलचस्पी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगा। मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। दर हकीकत मैंने पहले इस अंदाज में नहीं सोचा था, वरना खुद को इस तरह बस्ती वालों के हवाले न करता। मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया, और बूढ़े ने मुझे टटोल कर अपने सीने से लगा लिया। यकीन करो, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बशर्ते कि उसे गुजारने के गुर सीख लिए जाएं। मैं अब भी और कभी भी तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे, लेकिन अपने बारे में इतना जरूर बताऊंगा कि मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? मैंने सिर्फ चंद रुपयों के लिए एक शख्स को कत्ल कर दिया भरे बाजार में, ताकि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया जाए। मुझे उन रुपयों की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, मैंने हैरत से कहा, यह हकीकत है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका सबूत दूंगा। लेकिन आखिर क्यों? तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे? इस दास्तान को हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। बरसात का मौसम दूर है और अमन का दौर है। हम कुछ वक्त सुकून से गुजार सकते हैं। बूढ़े की गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी शख्सियत दिलचस्प महसूस हुई और मैं उसकी बातों में भी दिलचस्पी ले रहा था। फिर अब क्या किया जाए? क्या वक्त हुआ होगा? बूढ़े ने पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं। क्या यहाँ बहुत तारीकी है? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मैंने मज़का खेज अंदाज में पूछा। मुझे? बूढ़ा चंद साथ के लिए खामोश हो गया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, या तो यहाँ गहरी तारीकी है या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। मैं अंधा हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया, और मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। अब तक की गुफ्तगू से कहीं एहसास नहीं हुआ था कि बूढ़ा अंधा है। मेरी खामोशी से बूढ़े ने अंदाजा लगा लिया कि मैं भी इस बात से लाइलम था। चुनाचे उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इस वक्त गहरी तारीकी है और तुम मेरी सूरत नहीं देख पाए। हाँ, ये हकीकत है। लेकिन मेरे मोहतरम, क्या तुम्हारी सारी बातें नाकाबिले फहम नहीं हैं? तुम अंधे भी हो, तुमने कत्ल भी किया है, तुम यहाँ से निकल जाने की बातें भी करते हो। बिलाशुबा तुम्हें मेरी ये बातें हैरत अंगेज महसूस हो रही होंगी, लेकिन मेरे प्यारे बेटे, कुछ अरसे के लिए अपने तजस्सुस की आंख बंद कर लो और सिर्फ मेरी हदायत पर अमल करो। मेरा ख्याल है बहुत मुख्तसर वक्त में तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो जाएगा। बूढ़े के लहजे में आजिज़ी थी और मैं किसी सोच में गुम हो गया। अब तक मैंने सिर्फ जज्बाती अंदाज में सोचा था। मैं यही सोचता रहा कि मकसद के हसूल के बाद जिंदगी ज़रूरी नहीं होती। लेकिन बूढ़े से गुफ्तगू करने के बाद ना जाने कहाँ से मेरे जहन में भी जिंदगी की रोशनी की एक किरण आई थी और मैं जिंदा रहने के बारे में सोचने लगा। तब बूढ़े की आवाज़ उभरी, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। बहुत खूब, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें जिंदगी की अहमियत से आशना कर दिया। बहुत उम्दा। तो मेरे बच्चे, हम अब से चंद मिनट के बाद काम शुरू कर देंगे। हाँ, तुम्हें इस जेल में कितना अरसा गुजर गया? तकरीबन 1.5 साल, मैंने जवाब दिया। यकीनन तुम इसकी पूरी पोजीशन से वाकिफ होगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो?
یہ جگہ جیل کی آخری دیوار سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار مجھے اس کا نقشہ سمجھا دو، بوڑھے نے کہا، اور میں اپنی یادداشت کے سہارے اسے صورتحال سمجھانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے سن رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اس طرح تو ہم معمولی چالاکی سے جیل کی دیوار عبور کر سکتے ہیں بیٹے، لیکن اس آہنی کوٹری سے کیسے نکلو گے؟ سنتری یہاں سے خاصی دور ہے، اور تم بتا چکے ہو کہ کوٹری کے پیچھے ایک ناکارہ گلی موجود ہے جو کوڑا پھینکنے کے کام آ سکتی ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر ممکن ہے کہ ہم سنتری کو قتل کیے بغیر ہی دیوار تک پہنچ جائیں، اور پھر باہر نکلنے کے لیے ہم گٹر لائن استعمال کریں گے، وہی گٹر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن چچا جان، اول تو اس کوٹری کی موٹی سلاخیں، اور پھر جس گٹر لائن سے آپ فرار کا پروگرام بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آہنی جنگلہ زمین کی خاصی گہرائی میں نصب ہے، وہاں سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس طرف محافظ خاص نگرانی بھی نہیں رکھتے۔ واہ، بوڑھا خوش ہو کر بولا، اور تم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ چلو آؤ۔ بوڑھا اٹھ گیا، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے لمحے کوٹری کی آہنی جنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ میں حیرت سے اس کے سائے کو دیکھتا رہا، اور پھر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جنگلے تک پہنچ گیا۔ تب میں نے محسوس کیا، اور پھر کچھ اور بھی محسوس کیا۔ اس کے بعد بوڑھے کی طویل سانس ابھری۔ آؤ، اس نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر نکل گیا ہے۔ میں حیرت سے جنگلے کو ٹٹولنے لگا، اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی بڑا خلا نظر آیا، اتنا بڑا کہ میں بآسانی اسے نکل گیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے بوڑھے کی شخصیت پر کسی حد تک اعتبار آ گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، بوڑھے نے کہا، اور میری ڈھال بنا رہا۔ ایک بار پھر میرا ذہن ڈاواڈول ہونے لگا۔ بوڑھا جس انداز میں چل رہا تھا اس سے قطعی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔ محافظ اس کوٹری سے کافی دور نکل گیا، اس کے قدموں کی چاپ رات کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہ اس گٹر کے قریب رک گیا جس کے بارے میں نے اسے بتایا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے مجھے سرگوشی میں پکارا، سنو، کیا یہ وہی جگہ ہے؟ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا، اور پھر خود اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ بوڑھا مجھے بے وقوف بنا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور پھر اس نے گٹر کی سلاخیں پکڑ لیں۔ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے کہا، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تب میں نے مٹی کا ایک تودا زمین سے ہٹتے دیکھا۔ خوفناک بوڑھے نے گٹر کا ڈھکن اٹھا لیا، جو اپنے ساتھ قرب و جوار کی مٹی اکھاڑ لایا، اور زمین میں ایک چوڑا سا سوراخ بن گیا جس کے نیچے پانی بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھے نے آواز پر کان لگایا، پھر آہستہ سے بولا، گہرائی 8 فٹ سے زیادہ ہے، میرا خیال ہے ہم بآسانی نیچے کود سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ گٹر کافی کشادہ ہے، آؤ میری پیروی کرو، اس نے کہا، اور دوسرے لمحے گڑاب سے اندر کود گیا۔ اب میں بھی اتنا بزدل نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گنواتا، یوں بھی مجھے زندگی سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی، میں ہر وہ کام کر سکتا تھا جو دوسرے نہ کر سکیں۔ چھپاک سے میں گندے پانی میں جا پڑا جس میں شدید تعفن تھا، لیکن پانی ٹخنوں سے تھوڑا سا اونچا تھا اور اس کا بہاؤ بہت آہستہ۔ بوڑھا بھی میرے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہمیں بہاؤ کی سمت چلنا چاہیے، ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، اور یہ نشیب کسی گہرے نالے یا ندی پر ختم ہوتا ہوگا، اس لیے اس طرف جانا خطرناک ہے۔ یقیناً، میں نے تائید کی۔ آؤ، بوڑھے نے کہا، اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا رک گیا۔ میرا خیال ہے تم آگے آ جاؤ، کیونکہ تم آنکھیں رکھتے ہو، کسی بھی خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے یہاں بھی گہری تاریکی ہوگی۔ ہاں، یہاں بھی گہری تاریکی ہے، میں نے کہا، حالانکہ خود مجھے اپنی آواز عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ میرے لہجے میں خود شکوک و شبہات تھے۔ میں اس کو اندھا کیوں کر تسلیم کر لیتا، کس بنا پر کرتا؟ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی سی تھیں، وہ اندھا کیسے ہو سکتا تھا؟ کشادہ گٹر میں جس قدر تعفن پھیلا ہوا تھا، اس کے پیش نگاہ بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن ایک منزل تک تو پہنچنا ہی تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح زندگی کے قریب لوٹ آیا وہ بس انہونی ہی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا، تو اب میں اسے گریزاں نہ رہا۔ یوں ہم چلتے رہے، پھر ایک جگہ چھت میں روشنی نظر آئی، تو میں نے اس بوڑھے کو اس سے آگاہ کیا۔ میرا خیال ہے ہم کافی دور نکل آئے ہیں، اب اوپر نکل جانا مناسب ہوگا، بوڑھے نے کہا۔ چھت کافی اونچی تھی، لیکن گٹر میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں، چنانچہ میں نے پہلے بوڑھے کو ان سیڑھیوں تک پہنچایا، کیونکہ ابھی تو صورتحال کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ خود کو اندھا کہہ رہا تھا، اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھے نے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ انتہائی اطمینان سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ کر مین ہول سے باہر نکل آیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ پتلی سی ایک گلی تھی جس کے دونوں طرف مکانات بنے ہوئے تھے۔ زیادہ روشنی نہیں تھی، بس دور دور پولز پر اسٹریٹ بلب لگے ہوئے تھے یا کہیں کہیں لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے۔
जिनकी रोशनी थोड़े से हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। काफी तारीकी छाई हुई थी। रात चूंकि ज्यादा गुजर चुकी थी इसलिए जागते हुए लोग नजर नहीं आ रहे थे। शायद गलियों के कुत्ते भी सो गए थे। क्या कैफियत है? बूढ़े ने पूछा। बिल्कुल ठीक, मैंने जवाब दिया। यूं लगता है जैसे रात का आखिरी पहर हो, लोग सोए हुए हों, खामोशी छाई हो। मैंने गर्दन हिलाई। क्या तुम्हारे बदन पर भी कैदियों जैसा लिबास है? जाहिर है, मैं हंस पड़ा। हाँ, वाकई ये कुछ बेतुका सा सवाल था, लेकिन मसला यह है दोस्त के सबसे पहले हमें इस लिबास से छुटकारा हासिल करना है। लेकिन किस तरह? चोरी? उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा। हाँ, चोरी के अलावा तो और कोई तरकीब नहीं है, लेकिन यह तरकीब बेहद खतरनाक होगी मोहतरम बुजुर्ग। खतरनाक? भाई तुमने इस लफ्ज को अहमियत दे रखी है, वरना तो खतरात जिंदगी के किसी लम्हे नहीं होते। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब हम खतरात से दूर होते हैं? हम नहीं जानते नौजवान दोस्त कि हमारा आने वाला वक्त कितने खतरनाक लम्हात से भरपूर होगा। मुझे बताओ, क्या सड़क पर चलते वक्त तुम्हें यह एहसास नहीं हो सकता कि किसी कार का टाई रॉड टूटेगा और वह तुम्हारे ऊपर आ चढ़ेगी? कैसे बच सकते हो मेरे बच्चे? खतरात तो हर जगह मौजूद हैं, उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने उसे इत्तफाक किया। बूढ़ा दिलचस्प इंसान मालूम होता था और उसकी बातें हकीकत से दूर नहीं थीं। आहिस्ता आहिस्ता वह मुझे पसंद आता जा रहा था। लेकिन अब मसला यह है कि हम किसी मकान में दाखिल हों? मैंने पूछा। हाँ, ये बेहतर होगा। तब ठीक है, किसी भी मकान का इंतखाब कर लिया जाए, लेकिन इस सिलसिले में मैं नाकारा साबित होऊंगा, सिवाय इसके कि बाहर खड़ा कदमों की चाप सुनता रहूं। मेरे दोस्त, तुम कोशिश करो, यहाँ सिर्फ तुम काम कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम इस जगह खड़े हो जाओ, और हाँ, अगर कोई खतरा महसूस करो तो सीटी बजा देना, मैंने कहा और बूढ़े ने गर्दन हिला दी। अजीबोगरीब हालात थे। कुछ घंटे पहले मेरे जहन में तस्वुर भी ना था कि मैं जिंदगी के लिए कोई जिद्दोजहद करूंगा, लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर से जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद था। मकान में दाखिल होने के बाद और अपनी मर्जी के लिबास चुराने में जो हालात पेश आए, उनमें ऐसा कोई दिलचस्प वाकया नहीं था जो खास तौर पर काबिल जिक्र हो। बस हुआ यूं कि कुछ करेंसी और चंद लिबास जो मेरी दानिस्त में हम दोनों के बदन पर आ सकते थे हासिल कर लिए गए और मैं बाहर निकल आया। शायद किस्मत ही यावर थी कि इन हालात में कोई खास वाकया पेश नहीं आया, ना कोई खुशगवार बात हुई। बूढ़े के नजदीक पहुंचा तो उसने बड़े तपाक से मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। क्या कामयाब आए हो मेरे बच्चे? उसने पूछा, और एक बार फिर मैं हैरान रह गया। उसका अंदाज ऐसा ना था जिससे वो अंधा मालूम होता। ताहम मैंने जवाब दिया, हाँ, काम बन गया। बहुत खूब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हम एक दीवार की सिमत बढ़ गए। सबसे पहले मैंने और फिर बूढ़े ने अपना लिबास तब्दील कर लिया। जेल के कपड़े हमने वहीं एक गठरी बनाकर डाल दिए। ये लिबास जो मैंने पहना वो तो मेरे बदन पर फिट था, लेकिन बूढ़े की जिसामत अच्छी खासी थी। इस बिना पर लिबास उसे जरा तंग था, ताहम काम चल सकता था। मैंने करेंसी एहतियात से जेब में रखी और हम वहां से आगे बढ़ गए। अब क्या ख्याल है? बूढ़े ने पूछा। ये तो तुम ही बता सकोगे, मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं, मैंने जवाब दिया। उस वक्त हम एक लैंप पोस्ट के नीचे से गुजर रहे थे। मैंने बूढ़े के चेहरे पर निगाहें दौड़ाई। पहली बार मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा और एक बार फिर मुझे जहनी झटका लगा। मेरे ख्याल के मुताबिक बूढ़ा अंधा होने का फरेब कर रहा है, वरना उसमें कोई भी बात अंधों जैसी ना थी। लेकिन अब मैंने उसकी आंखें देखी तो एहसास हुआ कि रोशनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी आंखों में दो गड्ढे थे जिनमें कुछ ना था। यकीनन वो अंधा था, लेकिन एक अंधा इस कदर तेज हिस्सियात का मालिक, ये बात बहुत हैरत अंगेज थी। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? बूढ़े ने पूछा। जहांगीर खान, मैंने जवाब दिया, और बूढ़ा गर्दन हिलाने लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बूढ़े का नाम पूछूं। और तुम्हारा? मेरा नाम? बूढ़ा चंद लम्हात के लिए रुका और फिर बोला, सरजीत भोमा। सरजीत भोमा? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, भोमा। तुम्हारी कौमियत क्या है? मैंने उसके नाम पर हैरान होकर पूछा। कौमियत कुछ भी समझ लो, कुछ भी कह लो, ये सब कुछ हैसियत नहीं रखता। बस हम दोस्त हैं, ये काफ़ी है। ठीक है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब हम कहाँ चलें? चंद मिनट के बाद मैंने पूछा। जहांगीर? बूढ़े ने मुझे पुकारा। हाँ, मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें जिंदगी मिल जाती तो तुम उसे कहाँ सर्फ करते? बूढ़े ने पूछा। ये बात मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे बाप के सिवा मेरा कोई न था और वो मर चुका है। उसकी मौत के बाद मैंने भी मरने का फैसला कर लिया और तुमने देखा मैं मौत के कितना नजदीक था। अब तुम मुझे जिंदगी के करीब ले आए हो तो मुझसे ऐसी बातें मत करो। मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे बच्चे, जहांगीर,
मैं तुम्हारे जख्मों को नहीं कुरीदना चाहता, मैं तो सिर्फ तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई खास ख्वाहिश तो नहीं है। अगर नहीं है तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे साथ चलो। कहाँ जाओगे? सराय दिलबर, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या मतलब? हाँ, मैं उसी तरफ का रहने वाला हूँ। ठीक है, जब मेरा इस दुनिया में ठिकाना ही नहीं है तो फिर कहीं भी चलो। तब फिर मेरे दोस्त, हमें इस वक्त स्टेशन चलना चाहिए। चलो, मैंने लापरवाही से कहा, और हम दोनों स्टेशन की जानिब चल पड़े। लिबास तो बदले हुए थे ही, इसलिए किसी ने खसूसी तौर पर हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी और हम स्टेशन पहुंच गए। रेलवे टाइम टेबल पर हमने सराय दिलबर के लिए ट्रेन का टाइम देखा। इत्तफाकी की बात थी कि अब से पौन घंटे के बाद एक ट्रेन सराय दिलबर की तरफ रवाना होनी थी। हमने फौरन टिकट खरीद लिए और प्लेटफॉर्म पर टहल टहल कर वक्त गुजारने लगे। रात का चूंकि आखिरी पहर था, इसलिए प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर इक्का दुक्का ही थे। चंद दुकानें खुली हुई थीं। हम दोनों एक चाय खाने पर पहुंच गए। चाय तलब की और दोनों चाय पीने लगे। बूढ़ा सरजीत खामोश था। वैसे उसके नाम पर जब भी मैं गौर करता मुझे अजीब सा लगता। ना जाने ये कैसा नाम था, कौन से इलाके का था। वैसे तो ये बूढ़ा ही पुरस्कार था। उसकी कौन कौन सी बात पर गौर करता। मुझ जैसे इंसान को इन सारी बातों की क्या परवाह हो सकती है। पौन घंटा गुजर गया और हमारी मतलूबा ट्रेन आ गई। काफी मुसाफिर नीचे उतरे। हम दोनों को बड़ी अच्छी जगह मिल गई। बूढ़ा सरजीत ट्रेन में भी आंखों वालों की तरह ही चढ़ा। उसके अंदाज में जरा भी झिझक नहीं थी। अलबत्ता सीट पर बैठने में उसने मेरी मदद तलब की। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रवाना हो गई। भोमा बिल्कुल खामोश था, और जब यह खामोशी तवील होने लगी तो मैंने ही उसे मुखातिब किया। क्या बात है, तुम जरूरत से ज्यादा खामोश हो। कुछ सोच रहा था, तुम ही गुफ्तगू करो, भोमा ने जवाब दिया। क्या गुफ्तगू करूं? तुम बताओ, क्या सोच रहे थे? मेरी बात मत करो, मेरा जहन तो ख्यालात का दफीना है। बस ना जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। दरअसल हम लोगों के दरमियान एक मुआहदा हो गया है, यानी एक दूसरे का माजी नहीं कुरीदेंगे, वरना यह हकीकत है कि तुम्हारी पिछली जिंदगी बेशुमार वाकयात से पुर होगी, और यकीनन वो वाकयात मेरे लिए बहुत दिलचस्प होते। खैर, हम दूसरी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, यही मुनासिब है मेरे दोस्त। माजी कुरीदने से कुछ नहीं मिलता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अब तुम सराय दिलबर पहुंचकर क्या करोगे? तुम्हें अपनी कदीम रिहाइश का दिखाऊंगा, बड़ी अनोखी जगह है। तुम उसे देखकर यकीनन हैरान होगे। क्या खास बात है उसमें? बस देखोगे तो अंदाजा होगा। चलो ठीक है। उसकी बात उस वक्त तक गई। तुम्हारे अजीजों कारिब तो होंगे। तुम खुश हो जाओ बेटे कि इत्तफाक से इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं। इसमें खुशी की क्या बात है? ये भी ठीक है, बूढ़े ने रवादारी में कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं, बूढ़े की आवाज में अचानक सख्ती सी आ गई। मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूं, लेकिन आंखें खोए मुझे 2 साल से ज्यादा नहीं गुजरे। मेरे दुश्मन ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली हैं। अरे, मैं चौंक पड़ा। कौन था वो दुश्मन? था नहीं थी, बल्कि है। कोई औरत थी। हाँ, औरत नहीं, नागिन, एक खौफनाक नागिन। बूढ़ा नफरत ज़दा आवाज में बोला। क्या दुश्मनी थी उससे? अभी नहीं बताऊंगा दोस्त, इसके लिए कुछ इंतजार करो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है, वो ये कि तुम किसी तौर पर अंधे मालूम नहीं होते। तुम्हारी हरकत आंखों वालों की सी हैं। जेल की तारीख 4 दीवारी में तुमने जिस अंदाज में रास्ता तलाश किया, वो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी। हाँ, इंसान जब किसी हिस्से महरूम हो जाता है तो उस हिस्से की कमी दूसरी चंद खुसूसियात से पूरी कर दी जाती हैं। मेरा जहन मेरी आंखें हैं। तुमने जेल के रास्तों का जो नक्शा खींचा, मेरे जहन की आंख ने उसे पहचाना और मेरी रहनुमाई की। इस तरह मैं उसके मुताबिक चलता रहा। मेरे कान जरूरत से ज्यादा हसास हैं। मैं हवा की सरसराहट से बहुत सी बातों का पता चला लेता हूँ। मैं कदमों की छाप से इंसान की पूरी शख्सियत पहचान लेता हूँ। और भी बहुत सी खसूसियात हैं मुझ में जो तुम पर आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी। इंतजार करो। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और फिर रास्ते भर में बूढ़े भौमा की पुरस्कार शख्सियत का जायजा लेता रहा। मेरे ज़हन की चूलें हिल गईं। बिलाखिर वो पहाड़ी स्टेशन जिसका नाम सराय दिलबर था आ गया। मैंने तो उस वक्त तक स्टेशन का बोर्ड भी नहीं देखा था, लेकिन बूढ़ा भौमा उस वक्त ऊँग रहा था और अचानक ही वो ऊँगते ऊँगते चौंक पड़ा। उसने चेहरा उठाकर फिजा में कुछ सूंघा और फिर मुझे टटोलने लगा। क्या तुम सो रहे हो जहांगीर खान? अगर सो रहे हो तो जागो, हमारी मंजिल आ गई है। मैं जाग रहा हूँ भौमा, लेकिन तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि आने वाला स्टेशन सराय दिलबर का है? और मेरी इस बात पर बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये सब न पूछो। अपनी जमीन की खुशबू रुएं रुएं में बसी होती है, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में वतन की सच्ची मोहब्बत हो। ये हवाएं मुझे मेरी सरजमीन की आमद की इतला दे रही हैं, उसने जवाब दिया। और दर हकीकत आने वाला स्टेशन सराय दिलबर ही था। हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। बूढ़ा इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था कि जैसे सारे रास्ते उसके जाने पहचाने हों।
मैं उसका साथ दे रहा था। स्टेशन से निकलकर हम बस्ती में दाखिल हो गए। अच्छी खासी पक्की आबादी थी, झुटपटा वक्त था, सूरज डूबने को था, जिंदगी की गहमा गहमी मांद नहीं पड़ी थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। बूढ़ा सरजीत भोमा चलते चलते चंद साथ के लिए रुक जाता और फिर चलने लगता। एक जगह रुककर उसने कहा, अपने बाएं सिमत देखो जहांगीर, क्या तुम्हें सुर्ख रंग का एक मीनार नजर आ रहा है? हाँ, मीनार मौजूद है। मैंने बाएं सिमत देखते हुए कहा। अंदाजन कितने फासले पर होगा? तकरीबन 100 गज पर है। बूढ़े ने गर्दन हिलाई और फिर तकरीबन 25-30 कदम चलने के बाद वो दाएं सिमत मुड़ गया। उस तरफ एक पतली सी गली थी जो काफी तवील मालूम होती थी। उस गली के आखिरी सिरे पर बस्ती का आखिरी मकान था। उसके बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता जो हद्दे निगाह तक फैला हुआ था और हम खेतों के दरमियान पगडंडी पर हो लिए। बूढ़ा भोमा खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सूरज डूब गया था। अब खेतों पर तारीकी की चादर फैलती जा रही थी। चलते चलते मैं तंग आ गया। तब मैंने बूढ़े से पूछा, तुमने कहा था यही बस्ती तुम्हारी बस्ती है? बूढ़ा चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा था कि तुम तो देख नहीं सकते, अपने जहन की आंखों से देखो कि सूरज छुप चुका है और तारीकी फैलती जा रही है और हम तवीलो अरीज खेतों के दरमियान चले जा रहे हैं। बस्ती का आखिरी मकान भी नजरों से ओझल हो चुका है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर और इन खेतों के इख्तिताम पर जंगलात का सिलसिला शुरू होता है। बस वही क्यामगाह होगी? जंगलों में? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैं किसी कदर तन्हाई पसंद भी हूँ और फिर एक तवील अरसे तक मैं अपनी क्यामगाह से दूर रहा हूँ। अब हमें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। खेतों के इख्तिताम पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जंगलात का सिलसिला गहरी तारीकी में लिपट गया। मुझे तो थोड़े फासले की चीज भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन समात की बेनाई से मुरस्सा भोमा उस वक्त हैरत अंगेज साबित हो रहा था। वो अच्छी खासी रफ्तार से चल रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और सचमुच मैं उस इमारत को नहीं देख सका जिसके दरवाजे पर उसने मुझे ला खड़ा किया। पता तो उस वक्त चला जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे किसी पुरानी इमारत का तवील अरसे से बंद दरवाजा खुला हो। चूं चर की आवाज बंद हो गई और फिर बूढ़े सरजीत भोमा की आवाज सुनाई दी। क्या खौफजदा हो? बूढ़े की बात मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया। उसने चौंक कर मेरे हाथ को टटोला और फिर उसे पकड़कर बोला, गैर मामूली तौर पर खामोश हो, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम बार बार अहमकाना गुफ्तगू करने लगते हो। भला मैं दुनिया में किस चीज से खौफजदा हो सकता हूँ? मैंने नागवारी से कहा। मुझे अफसोस है, वाकई मैंने गलत जुमले इस्तेमाल किए, मगर तुम्हारी खामोशी क्या मायने रखती है? बस मैं हैरान हूँ, मैं इस इमारत को भी नहीं देख सका। मैंने जवाब दिया और भोमा ने हल्का सा कहकहा लगाया, काफी तारीकी है शायद। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मेरा हाथ पकड़कर चलते रहो, आओ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कैसी इमारत है। मुझे तो उसके दरो दीवार तक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंधा भोमा बासानी मोड़ मुड़ रहा था। वैसे काफी वसी इमारत मालूम होती थी, क्योंकि अंदर दाखिल होने के बाद काफी देर तक चलना पड़ा। फिर भोमा रुका और उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। मैं एक गहरी सांस लेकर उसके साथ कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर तारीकी के सिवा कुछ नहीं था। कमरे में सीलन की बू बिल्कुल नहीं महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि वो कुशादा और हवादार है और किसी तरफ से उसमें हवा आती है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रोशनी कर दूं। मैंने लफ्ज तुम्हारे लिए ठीक इस्तेमाल किया है। जाहिर है मेरे लिए रोशनी और तारीकी यकसा है ना? उसने कहा। मैंने उस वक्त भी खामोशी मुनासिब समझी। थोड़ी देर के बाद कमरे में एक शमादान रोशन हो गया। पहले एक शमा जली, उसके बाद मुतअद्दिद खासी रोशनी हो गई। ठीक है? उसने पूछा। हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं कमरे की आराइश देख रहा था। चारों तरफ इंतहाई नफीस पुराने तर्ज का फर्नीचर मौजूद था। फर्श पर सुर्ख रंग का एक दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ हसीन मसहरी भी थी। गर्ज हर लिहाज से इसे एक कीमती कमरा कहा जा सकता था, जिससे बूढ़े के ज़ौक़ का पता चलता था। ये इमारत तुम्हारी है? मैंने पूछा। हाँ, आबाई पुश्तों की, उसने जवाब दिया। लेकिन क्या यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई मौजूद नहीं है? उसने कहा। कौन है? मेरे 2 मुलाजिम। मगर इमारत तो वीरान है। यहाँ वो लोग किस तरह रहते होंगे? वो भी मेरी तरह सुकून पसंद हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। ये सुकून की जगह है। मुझे खुशी है कि हम निहायत कामयाबी से यहाँ तक आ पहुँचे। अब यहाँ हमें कोई खतरा नहीं। अव्वल तो पुलिस जेल से मफरूर कैदियों की तलाश करती यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और अगर पहुँच भी गई तो इस वीरान इमारत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ दाखिल होने वाले बाहर के लोग यहाँ कुछ तलाश नहीं कर सकते।
हाँ, ये जगह मुझे ऐसी ही लगती है, मैंने जवाब दिया। तुम भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे बेहद मुसर्रत है कि तुम बेजिगर इंसान हो और खौफजदा होने वालों में से नहीं हो। यहाँ तुम्हें जो कुछ नजर आए उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सब हमारा अपना है। ठीक है बड़े मियाँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैंने जवाब दिया। और पुरस्कार बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं एक आरामदेह कुर्सी पर दराज हो गया। दर हकीकत मैं यहाँ खौफजदा नहीं था। मेरी इस कैफियत का जवाज यह है कि मैंने तवील अरसा मौत के तसव्वुर में गुजारा। खौफ की बुनियादी वजह तकलीफ या मौत होती है, यानी मौत इस सिलसिले में आखिरी स्टेज होता है, और मैं उस स्टेज पर था। एक जज्बाती मकसद के तहत मैंने मौत अपना ली, और मुझे अपनी जिंदगी से दिलचस्पी होती तो अव्वल तो मैं अपनी बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए इतना भयानक खेल ही ना खेलता, या फिर इंतकाम लेने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश करता। लेकिन मैंने खुशी से खुद को मौत के हवाले कर दिया, गोया मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं थी। जब मुझे सजाए मौत सुनाई गई तो मैंने मौत के बारे में सोचा जरूर था, लेकिन वही अज़्म इस्तक़लाल बरकरार रहा। ना जाने उस बूढ़े की बातों में क्या जादू था कि उसने मुझे इस कदर जल्दी मुतासिर कर लिया, और अब जिंदगी की तरफ आकर भी मैं पशेमान नहीं था। बूढ़ा बेहद पुरस्कार था, वो आंखों से अंधा था। अगर उसकी आंखें मौजूद होती और सिर्फ बिनाई खो जाने की बात करता तो शायद ज़हन तस्लीम ना करता। मैं सोचता कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आंखों की जगह दो गार उसकी सच्चाई का सबूत थे। ना जाने इन सोचों में किस कदर वक्त बीत गया। फिर दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंका। दरवाजा खुल रहा था, और फिर बूढ़े की बजाय एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में खाने की ट्रे थी, जो उसने इंतहाई तहजीब से एक मेज पर रख दी, और फिर पानी का जग भी दुरुस्त करने लगा। लेकिन जब पानी वगैरह रखकर सीधा हुआ तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी भी दोनों आंखें गायब थीं, और उनकी जगह दो गहरे गार थे, स्याह गहरे गार। मैं शशदर रह गया। अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया। मैंने साफ महसूस किया था कि खाना लाने वाले ने अपने करीब मेरी मौजूदगी को बखूबी महसूस कर लिया था। फिर वो नरम आवाज में बोला, खाना खा लीजिए जनाब। हाँ ठीक है, सुनो, क्या तुम अंधे हो, मैंने पूछा। लेकिन वो इस तरह वापस मुड़ गया जैसे अंधा ही ना हो बहरा भी हो, और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने तवील सांस लेकर शाने हिलाए और फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। जहन्नुम में जाए सब कुछ, ख्वाहिए अंधों की नगरी हो या बहरों की। मैं जेल से बाहर निकल आया हूँ और अब जिंदगी की तरफ चल पड़ा हूँ। ये जिंदगी मेरी अपनी है। बूढ़ा भोमा बेशक मुझे जेल से निकालने में मुआविन है, मेरा मददगार है, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैं उसका पाबंद तो नहीं। जब तक दिल चाहेगा यहाँ रहूंगा, और जब दिल चाहेगा तो यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने डटकर खाना खाया, बहुत उम्दा खाना था। और फिर मैं बर्तन एक तरफ सरकाकर मुल्हिका बाथरूम में गया। दांत वगैरह साफ किए। शेव काफी दिन से नहीं बनाया था, वो बनाया। उस वक्त मैंने उस कमरे से निकलना मुनासिब नहीं समझा, जाना भी कहाँ। चुनाचे में सैरी पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अरसा के बाद एहसास हो रहा था कि जेल की बजाय मैं घर में हूँ। अब वो घर किसी का भी हो। जमीन पर टाट बिछाकर सोते हुए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। आरामदेह में सैरी अजीब सी लगी, और नींद तो जैसे तुली बैठी थी। गहरी नींद सो गया, और दूसरे दिन सुबह ही को आंख खुली। नाश्ता बूढ़े सरजीत भोमा ने मेरे साथ ही किया। हम जिस कमरे में गए वो भी बाकायदा ड्राइंग रूम था, जिसमें अखरोट की लकड़ी की मुनक्कश मेज और कुर्सियों का सेट था। बर्तन भी निहायत कीमती थे। बूढ़ा खासा साहिब ज़ौक़ था। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने कहा, भोमा, मैं इतराफ़ करता हूँ कि यहाँ के हालात देखकर, तुम्हारी शख्सियत को महसूस करके तजस्सुस इस कदर बढ़ गया है कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया हूँ। क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम दोनों अपना अहद तोड़ दें। तुम मुझे अपने बारे में बताओ और मैं तुम्हें अपने बारे में। मेरी बात सुनकर बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसकी बजाय क्यों ना हम काम की बातें करें, उसने कहा। लेकिन मेरा तजस्सुस, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे अंधे मुलाजिम के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? क्या तुम्हारा दूसरा मुलाजिम भी अंधा है? हाँ। वाकई? मैं उछल पड़ा। बिल्कुल, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन मुआफ करना, ये अंधों की टीम तुमने क्यों जमा की है? इसे मेरा कॉम्प्लेक्स समझ लो। मैं खुद अंधा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी भी अंधे हों। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तुम तो खुसूसी हिस्सियात के मालिक हो। क्या ये मुलाजिम भी तुम्हारी तरह हैं? हाँ, ये पूरी इमारत की निगरानी करते हैं, बावर्ची खाने में खाने पकाते हैं, कमरों की सफाई करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो ना कर सकें। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? और तुम कह चुके हो कि तुम पैदाइशी अंधे नहीं हो। नाश्ते की मेज से बूढ़ा उठ गया और फिर उसने मुझे ये खंडर नुमा इमारत दिखाई। दर हकीकत तहद्दे निगाह वीरान जंगल के अलावा कुछ ना था। खंडर की मौजूदगी भी हैरत अंगेज थी। ना जाने आबादी से दूर ये इमारत किस लिए बनाई गई थी।
बूढ़ा मुझे एक एक जगह के बारे में बताता रहा और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। बैठो, उसने एक तवील सांस लेकर खुद भी बैठते हुए कहा और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था और बूढ़ा किसी सोच में गुम था। काफी देर खामोशी से गुजर गई। मेरा ख्याल है तुम खसूसी तौर पर मुझे अपने बारे में बताना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने बारे में बता दूंगा, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। और मैं खामोश होकर सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर वो अपने बारे में छुपाना चाहता है तो मुझे भी इतनी कुरीद नहीं है। मेरा क्या है, मेरा जब दिल चाहेगा यहाँ से चला जाऊंगा। किसकी मजाल है कि मुझे रोक सके। फिर बूढ़े ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, जहन में किसी वसवसे को जगह देने की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने दोबारा जिंदगी कबूल कर ली और अब मैं उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा, यकीनन, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं अब यहाँ से किसी हद तक उकताहट महसूस करने लगा और दूसरे अंदाज में सोच रहा था, क्यों ना राह फरार इख्तियार की जाए। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। दोपहर हुई और फिर शाम हो गई। रात के खाने पर भी बूढ़ा मेरे साथ था। कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई और वो मुझे खाने के बाद आराम की तलकीन करके चला गया। मैं भी बेजार सा कमरे में वापस आ गया। अब तो बिल्कुल ही दिल उकता गया। मैंने सोने की कोशिश की और जहन नीम गनूदा हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। इसका एहसास गहरे गहरे सांसों की आवाज से हुआ और सांसों की आवाज इतनी तेज थी जैसे खराटे लिए जा रहे हों। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरी समात का धोखा है, लेकिन सांस इतने गहरे थे कि जहन की गुनूदगी दूर हो गई और मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन शमादान की रोशनी में कोई नजर न आया। फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? एहसास हुआ कि मसहरी के नीचे से तेज सांसों की आवाजें आ रही हैं। मैं उछलकर नीचे कूद आया। यह हैरत अंगेज बात थी, भला यहाँ कौन हो सकता था। बेसाख्ता मैं नीचे झुका और फिर उछलकर पीछे हट गया। यकीनन कोई मौजूद था। दो पांव सामने ही नजर आ रहे थे। चूंकि शमादान की रोशनी मसहरी के उस रुख पर नहीं आ रही थी, इसलिए यह अंदाजा नहीं हो सका कि ये पांव बूढ़े के हैं या उसके नौकर के। मैंने कोई तकल्लुफ नहीं किया और इत्मीनान से दोनों पांव पकड़ लिए और जोर से बाहर घसीट लिए। इसके साथ ही एक नुस्वानी चीख कमरे में गूंज उठी। चीख के साथ ही मैंने घबराकर पांव छोड़ दिए और उछलकर पीछे हट गया, लेकिन मैंने जिस ताकत से उसे घसीटा था उससे वो पूरी तरह बाहर निकल आई और अपने कमरे में एक हसीन और नौजवान दोशीजा को देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिल यकीन था, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ बूढ़े भोमा को देखा था या उसके दोनों अंधे मुलाजमों को। अब तक ना तो किसी से किसी लड़की के बारे में सुना था और ना ही ऐसे आसार नजर आते थे, लेकिन ये अचानक लड़की कहाँ से टपक पड़ी। वो हैरत से पलकें झपका रही थी, जैसे सोने से जागने वाले कतई तौर पर खालियो ज़हन हो जाते हैं। उसके चेहरे की तराश अजीब सी थी। उम्र का कोई तायुन नहीं किया जा सकता था। एक निगाह में महसूस होता कि वो एक सादा सी लड़की है, लेकिन बगौर देखने से चेहरे पर बेहद सफाकी नजर आती। होंठों की तराश में एक नुमाया खसूसियत थी। उसके बदन पर स्याह चुस्त पतलून और सफ़ेद मर्दाना कमीज थी। बालों का स्टाइल भी काफ़ी खूबसूरत और उसकी पलकें झपकाने का अंदाज। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो हवास की दुनिया में वापस आ गई हो। उसने दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाई और बदन को थोड़ा सा उठाया और फिर एक बेताल्लुक सी कराह के साथ उठकर बैठ गई। उसने जोर से आंखें बंद करके गर्दन झटकी और मेरी तरफ देखने लगी। कब आए तुम? उसने सवालिया अंदाज में पूछा, जैसे बरसों से शनासा हो। क्या मतलब, कौन हो तुम? मैंने हैरत से पूछा। वीरना, उसने लापरवाही से जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से नाजिल हुई हैं? इस मसहरी के नीचे से? सुभान अल्लाह, क्या अभी अभी पैदा हुई हैं? नहीं, मेरी उम्र 22 साल है। तो 22 साला हसीना, अब अपनी शान नजूल भी बता दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? पूरे 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। धर्म और करम यकीनन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बल्कि शायद मायूस भी हो चुके हों। बस मैं छुप कर आई और सीधी मसहरी के नीचे आ घुसी। पता नहीं किस वक्त नींद आ गई तुम्हारा इंतजार करते करते। ओह, मैंने परेशानी से गर्दन हिलाई। ना जाने इस भूत खाने में क्या क्या था। अब इस लड़की से क्या कहा जाए और ये जो कुछ कह रही है उसे क्या समझा जाए। पता नहीं कौन है और इस इमारत में कहाँ से आ गई। सरजीत भोमा से इसका क्या ताल्लुक है? बहुत से सवालात मेरे जहन में मचल रहे थे। चंद साथ में उसकी शक्ल देखता रहा, फिर ना जाने क्यों उसे सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सहारा कबूल कर लिया गया। उसका नाजुक हाथ मेरे हाथ में आ गया। तब वो उठ गई और शुक्रिया कहकर एक कुर्सी पर बैठ गई। खुदा के लिए अब तो बता दो कौन हो तुम? अरे तुम ये नहीं जानते? जी नहीं, कह तो चुकी हूं कि वीरना हूं।
और तुम्हें एक बहुत अहम इत्तला देने आई हूँ। अच्छा तो फरमाइए। मैंने निचला होंठ दांतों में भींच कर कहा। भाग जाओ, फौरन भाग जाओ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। क्यों, खैरियत? यहाँ मेरी मौजूदगी आपको ग्रां गुजर रही है? मैंने तंजी अंदाज में पूछा। और अगर तुम वीरना हो तो वीरना होती क्या चीज है? बस रहने दो। मैं समझ गई तुम मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहे, भुगतोगे खुद। मैंने दोस्ताना तौर पर तुम्हें बता दिया है और इसके लिए मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लड़की के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत झलक रही थी, जैसे वो सहीउल दिमाग ना हो। मैं गौर से उसे देखता रहा और फिर मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा, भोमा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मौत का रिश्ता है। मारे जाओगे तुम कुत्ते की मौत, और फिर याद करोगे कि मैंने क्या कहा था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए वक्त जाया किया, वो झल्लाए हुए अंदाज में बोली और फिर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरे नहीं नहीं, बैठो, तुम तो मुझे बहुत अच्छी लड़की मालूम होती हो। मैंने आगे बढ़कर उसके शानों पर हाथ रख दिए और उसने एक झटके में शाने छुड़ा लिए। बोलो, जाओगे या नहीं? उसने पूछा। तुम यहीं रहती हो? हाँ। तब तो मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहती हूँ फजूल बातें मत करो। और अचानक उसके हलक से चीख निकल गई। दरवाजा बहुत जोर से खुला। सबसे आगे भोमा और उसके पीछे दोनों मुलाजिम अंदर घुस आए। तीनों के चेहरों पर खौफनाक तासुरात थे। भोमा मुंह उठाकर कुत्ते की तरह सूंघने लगा और फिर गुर्राई हुई आवाज में बोला, तो तुम यहाँ मौजूद हो? मैं तो अभी आई थी, लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा और उसकी आंखों से खौफ टपकने लगा। चलो धर्म, इसे यहाँ से ले जाओ। और दोनों मुलाजमों ने आगे बढ़कर लड़की के बाजू पकड़े और उसे खासी बेदर्दी से घसीटते हुए बाहर ले गए। लड़की ने मुंह से आवाज नहीं निकाली। भोमा के चेहरे पर संजीदगी थी। चंद साथ वो सोचता रहा, फिर उसके होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट फैल गई। क्या बकवास कर रही थी ये बेवकूफ लड़की? उसने आहिस्ता से पूछा। जो कुछ कह रही थी उससे तुम्हें सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमने मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जहांगीर, तुम बहुत बेसब्रे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें इस सिलसिले में इतनी जल्दी है। बहरहाल उसके बारे में सुनो। वो मेरी बेटी है वीरना। उसका दिमाग उलट चुका है, मुकम्मल तौर पर पागल है। उसकी किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बताओ वो क्या कह रही थी तुमसे? बस मेरा ख्याल है कोई अकल की बात नहीं कर रही थी। कह रही थी यहाँ से भाग जाओ वरना मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा उसने। मैंने कहा और यूं महसूस हुआ जैसे बूढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया हो। फिर वो गमजदा अंदाज में बोला, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये बच्ची है। इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई और उसके बाद मैंने ही इसकी परवरिश की। बेहद हसास है, जरा जरा सी बात को जहन में चिपका लेती है और बिलाखिर यही बात उसके जहनी इंतशार का बायस बनी। अब वो सहीउल दिमाग नहीं, उसकी गैर मौजूदगी से हम बड़े परेशान हो गए। बहरहाल शुक्र है कि वो तुम्हारे कमरे में मिल गई और हमें उसकी तलाश में जंगलों का रुख नहीं करना पड़ा। मेरा ख्याल है तुम्हें नींद आ रही होगी, आराम करो। अहमक लड़की ने तुम्हें परेशान किया। बैठो भोमा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम मुझे उस लड़की के बारे में कुछ और बताओ। सुबह को सही जहांगीर, मैं खुद भी थकन महसूस कर रहा हूँ, भोमा ने उकताए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारी मर्जी भोमा, वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपा रही हो और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। बहरहाल मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझे जेल से फरार होने में मदद दी है। मैं तुम्हें किसी सिलसिले में मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम अपने बारे में बताना नहीं चाहते तो ना बताओ, बल्कि सच कहूँ। अगर तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी नागवार गुजर रही है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। हम दोनों एक दूसरे को दोस्त की हैसियत से याद रखेंगे। गलत फहमी का शिकार ना हो जहांगीर। एक रात की मोहलत और दे दो, कल सुबह तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई बात भी तुमसे पोशीदा नहीं रहेगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे इजाजत दो। वो मजीद कुछ कहे बगैर उठ गया और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। मेरा जहन उलझनों का शिकार हो गया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक सोचता रहा और फिर एक ठंडी सांस लेकर मसहरी पर आ गिरा। लानत है इस पागल खाने पर। बूढ़ा भोमा, कुछ बताए या ना बताए, मैं कल ये खंडर छोड़ दूंगा। बाद में जिस अंदाज की भी जिंदगी गुजारनी पड़े। और यह फैसला करने के बाद खासी सुकून की नींद आई। सारी रात शायद करवट भी नहीं बदली। दूसरी सुबह आंख खुली तो ज़हन पर बड़ा खुशगवार तासुर था। बदन हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। बदन पर जगह जगह ऐसी बंदिशें हैं जो ज़ाहरी तौर पर महसूस नहीं होती, लेकिन हिलने जुलने की कोशिश की जाए तो उसे नाकाम बना देती हैं। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये क्या हो गया? किसने बांध दिया मुझे और क्यों? मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी नाकाम रहा। सर के दोनों तरफ भी ऐसी रुकावट कर दी गई थी कि गर्दन ना हिलाई जा सके। मैंने छत की तरफ देखा और साफ अंदाजा हो गया कि मैं उस कमरे में नहीं जिसमें पिछली रात सोया था। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया और ये कौन सी जगह है?
مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب سی بات محسوس ہونے لگی، اور پھر اس وقت بھوما کی آواز کانوں میں گونجی، کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں چونک پڑا لیکن گردن گھما کر بھوما کو نہیں دیکھ سکا، اور اس وقت بھوما کا چہرہ میرے چہرے کے مقابل آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے چہرے میں تبدیلی تھی، اور یہ تبدیلی بڑے بڑے شیشوں والی اینک سے ہوئی جو اس کی منحوس آنکھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بدن میں ایک خصوصی توانائی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ میری بات کا جواب دو، بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں باندھ دیا ہے؟ میں نے گراتے ہوئے کہا۔ تم بضد تھے نا کہ تمہیں سارے حالات سے آگاہ کر دیا جائے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے، اور مجھے میرے کمرے سے کیسے لایا گیا؟ بے ہوش کر کے تمہیں یہاں آنا ہی تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس عمارت کا تہہ خانہ، لیکن میں نے اس میں ترمیم کرائی ہے۔ یہ میری لیبارٹری ہے۔ لیبارٹری؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیبارٹری۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ بہت کم لوگ ڈاکٹر بھوما کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر بھوما؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر بھوما، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کی متعدد بیماریوں کے علاج دریافت کیے، لیکن بہت سے لوگوں کو میرے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری پر کئی بار چھاپے مارے گئے، اور مجھے کبھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ مگر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل سنو۔ یہ تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے آنکھوں کی متعدد بیماریوں کا علاج دریافت کیا اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آنکھیں بدلنے کے آپریشن عام ہو گئے ہیں، یقین کرو ان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا، لیکن ہر تعمیر کے لیے پہلے قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آنکھیں خریدنا شروع کر دی۔ عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آنکھیں مل جایا کرتی تھیں، لیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھلی چڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منصوبے کے لیے ناکارہ تھی جس پر میں نے سوچا تھا۔ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنکھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بے اندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آنکھیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اس جنون کے عالم میں نے ایک زندہ انسان کی آنکھیں نکال لیں۔ لیکن عجیب قانون ہے، عجیب لوگ ہیں۔ میری کوششوں سے بے شمار ایسے انسانوں کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی جو اندھے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنکھیں ضائع کر دیں تو دنیا میری دشمن ہو گئی اور میری زندگی دو بھر کر دی گئی۔ بالآخر مجھے اس دنیا کو خیر باد کہنا پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام بند کر دیتا، لیکن تم جانو شوق کا نشہ اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زائل ہو جائے۔ میں اپنے تجربات کو اس حد تک وسعت دینا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو بینائی دے سکوں جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، اس کی آنکھوں کی شریانیں تک نہ ہوں۔ جس طرح پلاسٹک کے دو اعضاء بنا لیے گئے ہیں، جس میں ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ شامل ہیں، اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، اسی طرح میں مصنوعی آنکھیں بنانا چاہتا تھا کہ ہم ان آنکھوں کے محتاج نہ رہیں جو عطیہ کے طور پر دی جاتی ہیں۔ تم غور کرو کیسی اچھی بات ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بینائی سے محروم نہ رہے، لیکن یہ دنیا والے کسی اچھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ ہو چکے، لیکن اگر اس کی تکمیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو تو اسے قطعی برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے مسائل میں اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا، لیکن میرا نظریہ مختلف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دنیا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جو کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے آبادیوں کی گہما گہمی سے دور ان کھنڈرات کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونین کی ضرورت بھی نہ تھی، چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی ویرنا بھی تھی، یہ میری ہی معاون ہے اور یہی میری اسسٹنٹ بھی، جو بھی سمجھو۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن مسئلہ وہی تھا، یعنی انسانی آنکھوں کی ضرورت۔ بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا انتخاب کیا جو دنیا کی سرد مہری سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ معاشی مسائل نے انہیں خودکشی کی منزل تک لا پھینکا، وہ مرنا چاہتے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا، میں نے ان سے ان کی آنکھیں خرید لیں، بھاری رقم کے عوض۔ اس دولت نے ان کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل مہیا کر دیا، اور میں نے ان کی زندگی بھی برباد نہ ہونے دی۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اب وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ گئے ہوگے، یعنی دھرم اور کرم۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بھی تجربے کی نظر کر دیں۔ میں اپنے کام میں اس قدر مخلص نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ، فلاح انسانیت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا دی جا سکتی تھی کہ میں نے اپنی کائنات تاریک کر لی۔ اب بھی لوگ میرے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں؟
سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کروں، اور یہی ہوا۔ میں نے شہر جا کر ایک انسان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی آنکھیں نکال لیں، لیکن اس جرم میں پکڑا گیا۔ دنیا کو تو میں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ لگنے دی۔ ہاں، مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئی۔ نکلنا تو تھا ہی، میں نے سوچا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب دیکھو نا، میرے 2 کام ہو گئے، ایک ساتھی بھی مل گیا اور اپنے تجربے کے لیے 2 آنکھیں بھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست، کیا بکواس ہے؟ میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ تھوڑی سی فراغ دلی سے کام لو، غور کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں میرے تجربے کا آخری دور پورا کر سکیں تو اس سے سینکڑوں ایسے لوگوں کو روشنی مل جائے گی جنہوں نے کبھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی باغوں میں کھلے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھے، جنہوں نے کبھی معصوم بچوں کی مسکراہٹیں نہیں دیکھی۔ کائنات کی سب سے انمول شے بینائی، جس سے وہ محروم ہیں۔ تمہاری آنکھیں ان کے درد کا درما ہو جائیں تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم تو سزائے موت کے مجرم تھے، تم تو موت اپنا چکے تھے۔ پھر اگر میں تمہاری زندگی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس قدر منحرف کیوں ہو رہے ہو؟ خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کامیاب ہو گیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی محسن انسانیت کہلاؤ گے، لیکن آنکھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیانک ہے۔ تم ہمیشہ اندھے نہیں رہو گے دوست، تمہاری بینائی واپس مل جائے گی۔ تم نے دیکھا کہ میں خود بھی اس کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آنکھوں کے ان 2 گڑھوں کو 2 خوبصورت اور روشن آنکھوں سے پر کر دے گا۔ بوڑھے کی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی متحیر بھی تھا۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجربات کیسے کر رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤ پر لگا دی ہیں۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ تم نے اب تک ایک دلیر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جہانگیر، میں چاہتا ہوں تم اب بھی اسی انداز سے پیش آؤ اور خوشی خوشی اپنی آنکھوں کا عطیہ پیش کر دو۔ تم یہاں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم تینوں کو سب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا۔ میں اس بات پر غور کرنے لگا۔ یہ سب کچھ بے حد عجیب تھا۔ آنکھیں کھونے کا تصور بڑا ہی اذیت ناک تھا۔ بھلا آنکھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ بوڑھا پاگل، کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے؟ وہ دونوں بیچارے اندھے جو زندگی گزار رہی ہیں، وہ افسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیاب ہو یا نہ ہو۔ تم نے کیا سوچا؟ بوڑھے کی آواز ابری۔ کیا تم مجھے سوچنے کا موقع دو گے؟ فیصلے لمحوں میں کیے جانے چاہیے، ان کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ فیصلہ، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ جہانگیر، میں نے تمہیں جس انداز میں پایا اس کے بعد میں نے سوچا کہ تم جیسا دلیر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہ تم خود کو مردہ ہی تصور کرو؟ تب میں تمہیں رائے دیتا ہوں، میرے دوست کے پہلے مجھے ختم کر دو اور اس کے بعد میری آنکھیں نکال لو۔ نہیں، تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ ایک وعدہ تو کرتا ہوں کہ جب تم دنیا دیکھنا چاہو گے دیکھ سکو گے، وقتی طور پر صحیح، مصنوعی طور پر صحیح۔ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرو جہانگیر، میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہوتا، جب بھی آ جائے۔ پھر ہم انتظار میں وقت کیوں ضائع کریں؟ جو کام کرنا ہے جلد از جلد کر لیا جائے۔ بکواس مت کرو، مجھے کھول دو۔ ہرگز نہیں دوست، ہرگز نہیں۔ تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میری زندگی میں یہ آپریشن بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہتر تھا کہ تم رضاکارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے، لیکن تم اتنے فراخ دل نہیں ہو جتنا میں سمجھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کروں۔ اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا۔ یہ سب کچھ میرے توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بزدل انسان نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا، لیکن اس وقت جب زندگی سے محبت ہوئی تو یہ تکلیف دہ دور شروع ہو گیا۔ آنکھوں کے بغیر کچھ نہیں، اندھا رہ کر زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ اور اب جب کہ یہ بوڑھا خبیث اپنے مقصد کے لیے مجھے زندگی کے بدترین لمحات سے آشنا کرنے والا تھا تو میں ہر قیمت پر اس سے بچاؤ چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بدن کی بندشوں کو توڑنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح مجھے باندھا تھا اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصوں پر زخم آئے، لیکن میں اس وقت تک جدوجہد کرتا رہا جب تک سکت رہی، یا پھر میرا ذہن جواب دینے لگا۔ بوڑھا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔ پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے بازو میں انجیکشن کی ہلکی سی چبھن محسوس کی۔ سی میرے منہ سے نکلی اور اس کے بعد کیفیت عجیب سی تھی۔ پتہ نہیں میں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں، البتہ جب مکمل طور سے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ یہ کیسی رات تھی، میں نے سوچا۔ پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آ گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں اینٹھن محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔
लेकिन बंदिशें तो अब मेरे गिर्द नहीं थीं। सर भी हिला सकता था, हाथ पांव भी हिला सकता था। शायद रात का आखिरी पहर है, वरना इस कदर घोर तारीकी में मैंने पलकें झपकाने की कोशिश की और अचानक मेरी गिग्गी बंद गई। ओह, ये क्या हुआ? मेरी पलकें आंखों के दरमियान के उन डेलों को महसूस नहीं कर रही थीं जिनमें बहनाई होती है। दहशतजदा होकर मैंने दोनों हाथों से आंखें टटोली और आंखों के गड्ढों में खून की चिपचिपाहट मेरी उंगलियों से टकराई और मेरे हलक से जो आवाज निकली वो बड़ी दहशतनाक थी। नहीं, ये क्या किया तुमने कुत्ते? सरजीत भोमा, कुत्ते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी आंखें, मेरे दिमाग में शोले भड़क उठे। मैं तूफान की तरह अपनी जगह से उठा। जो चीज मेरे सामने आई मैं उसे नीच तो नाबूद करने पर तुल गया। भोमा, भोमा, तू कहाँ है? मेरे सामने आ। तूने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी आंखें मुझे वापस दे दे। मैंने किसी चीज से ठोकर खाई और औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा। मेरा सर जोर से किसी चीज से टकराया और जहन फिर तारीकियों में डूबता चला गया, ना जाने कब तक। लेकिन जिंदगी थी तो होश भी आ गया और जहन जागा तो किसी की गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसकी तरफ कान लगा दिए। ये उसी जलील बूढ़े की आवाज थी। किसी से कह रहा था, उसे पाइप से खुराक दो, होश में लाना ठीक नहीं, अभी वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो हुक्म सर। क्या उसकी आंखों पर दवा लगा दी जाए? अरे उसकी जरूरत नहीं, मैंने उसकी शरियानें बंद कर दी हैं। आंखों के गड्ढे बिल्कुल बेजान हैं, उसे तकलीफ महसूस नहीं होगी, लेकिन उसे होश नहीं आना चाहिए। बहुत बेहतर जनाब, दूसरे शख्स की आवाज आई और फिर मुझे कोई नजदीक आता महसूस हुआ। मेरे दांत भिंच गए। मैंने उनके कदमों की चाप को महसूस किया और जो ही आने वाला मेरे करीब आया, मेरी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर पड़ी और वो बेसाख्ता चीख के साथ शायद दूसरी तरफ उलट गया। मैं फुर्ती से खड़ा हो गया। दर हकीकत आंखों के खाली हलकों में कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। बूढ़े ने मेरी आंखें निकालकर कोई ऐसी दवा उन हलकों पर लगा दी थी जिससे तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। इसके अलावा बदन में तवानाई भी महसूस हो रही थी। तभी मैंने बूढ़े भोमा की आवाज सुनी। धर्म, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं जनाब, शायद वो होश में आ गया। ओह। भोमा ने मखसूस अंदाज में मुंह उठाकर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश की और फिर उसने मुझे आवाज दी, जहांगीर खान, क्या तुमने धर्म को कोई नुकसान पहुंचाया है? मेरे नजदीक आ कुत्ते। क्या तू इसलिए मुझे जेल से निकाल कर लाया था? देख, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, वरना मैं तुझे कुत्ते की मौत मार दूंगा। मैंने दोनों हाथ फिजा में नचाते हुए कहा। तब अचानक मेरे हाथ किसी के जिस्म से टकराए और मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये बूढ़ा भोमा ही था। मैंने उसकी गर्दन टटोली और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तब बूढ़े भोमा के चौड़े हाथ मेरी कलाइयों पर आ जमे और उसने निहायत इत्मीनान से अपनी गर्दन मेरी गिरफ्त से छुड़ा ली। जहांगीर, आखिरी बार कह रहा हूं, होश में आ जाओ। जो होना था वो हो चुका है। एक खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए तुम थोड़े दिन के लिए तारीकी बर्दाश्त कर लो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने दांत भींचकर उसका लिबास खींचा। अच्छा तो मार डालो, उसने सर्द लहजे में कहा और मैं अपनी जिद्दोजहद करने लगा। लेकिन जेल की सलाखों को मोम की तरह तोड़ देने वाला, जमीन में 1 फुट गहरे गड़े हुए आहनी जंगले को उखाड़ फेंकने वाला मेरे बस का रोग नहीं था। उसने एक हाथ से मेरे दोनों बाजू पकड़े और दूसरा हाथ मेरी कमर में डालकर उठाया और कंधे पर डाल लिया और फिर निहायत इत्मीनान से बिस्तर पर लापटखा